गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिकल क्लास में हमने प्रश्नमाला 15.1 के 1 से 6 क्वेश्चन पढ़े थे, उनको सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना उसके बाद में 7वां, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपए मतलब ये 50 पैसे की रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है ये कोई वर्ताकार खेत है, वर्ताकार है खेत, ये खेत का केंद्र बिंदु O है। एक वर्ताकार खेत, एक वर्ताकार है खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर, प्रति वर्ग मीटर, सॉरी प्रति मीटर है, प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का मतलब वर्ताकार खेत है तो इसके चारों तरफ अपने बाड़ लगाएंगे, चारों तरफ क्या लगाएंगे, बाड़ बनाएंगे। अब चारों तरफ बाड़ बनाने का मतलब ये क्या हो गई, उस वर्ताकार खेत की परिधि। तो वर्ताकार खेत की परिधि का मान निकालेंगे कितना आएगा, तो यहां पर लिखोगे माना वर्ताकार खेत की त्रिज्या, पहले त्रिज्या का मान मानना होगा आपको। त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या क्या मानी आपने, r मीटर, खेत की त्रिज्या r मीटर है। अब यहां पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने मतलब बाड़ बनानी है। बाड़ बनाने का मतलब क्या हो गया, ये वर्ताकार खेत की परिधि हो गई। तो यहां पर लिखोगे वर्ताकार खेत की परिधि बराबर, वर्ताकार खेत की परिधि बराबर कुल कितने हैं, बाड़ लगाने के लिए कुल कितने रुपए अपने पास, तो यहां पर लिखोगे कुल व्यय बट्टे प्रति मीटर की दर, प्रति मीटर दर। यहां पर देखो कुल व्यय कितना, 5280 रुपए बट्टे 24, बट्टे 24 प्रति मीटर दर क्या है, 24 रुपए। अब खेत की परिधि, परिधि होती क्या वर्ताकार की 2 पाई r, r क्या है त्रिज्या। यहां से बेटा आपको किसका मान निकालना है, पहले r का मान निकालना है। तो r निकालने के लिए 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 5280 बट्टे 24, 5280 बट्टे 24। इसको सॉल्व करो आप, देखो 2 से इसको काटा एक बार, 2 से इसको काट दिया, 52 का आधा 26 और 80 का आधा 40, 26 से 40। फिर पुनः वापस करो इसको, चौबीस से काट दो, 24 को 24 से एक बार, 24 का भाग दिया एक बार, बच के 2, 24 वापस एक बार और 0, 110। तो 24 से इसको काटा 26, 40 को 110। अब 11 से इसको काटा 2 बार और 11 से इसको काटा 10, 2 से इसको काटा 5 बार, 2 से इसको काटा 1 बार। अब देखो ये बट्टे में तो अपनी पास बचा r बट्टे 7 बराबर है 5। तो r बराबर कितना है बेटा, 7 गुना 5 बराबर है 35 मीटर। त्रिज्या का मान कितना आ गया, 35 मीटर। ये वर्ताकार खेत है, उसकी त्रिज्या कितनी है, r का मान 35 मीटर। अब अपने क्वेश्चन आगे क्या पूछा, देखो इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। अब इस खेत को अपने को क्या करना है, जुताई करानी है, फिर इसको बांधना है अपने को। ये क्या निकालोगे इसका पे क्षेत्रफल, क्या निकालोगे क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखोगे
वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर ए स्क्वायर, पाई आर ए स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 35 गुणा 35, काटो 7 पंजो 35, 22 को 5 से गुणा करो, 22 या 66 22 88 22 110 गुणा 35, 110 गुणा 35। अब इसको गुणा करके देखो बेटा कितना आता है? 35 11 35 35 5 8 3 0, कितना आया? इसका मान कितना आया? 38 से 5 है 0। ये क्या है? वर्ग मीटर। ये किसका क्या आ गया? वर्ताकार खेत का क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। अब आपको कह रहा है कि इस वर्ताकार खेत का जो क्षेत्रफल है ज्ञात कर लिया, उसका मतलब कहने का मतलब है 0.5 रुपए। एक वर्ग मीटर का 0.5 रुपए पैसे लगते हैं। तो अपने पास कितने वर्ग मीटर हैं? तो यहां पर लिखोगे नेक्स्ट में, आगे देखो, लिखो 1 वर्ग मीटर पर वे 0.5। तो अपने पास कितना वर्ग मीटर है? 38 से 50 वर्ग मीटर पर वे, क्या करोगे? इतना करना है 38 50 गुणा 0.50, पॉइंट हटा दो, बट्टे में 100, एक बिंदी गुणा करो, इसको कितना आया? अपने पास बचा है 38 5 गुणा 5 5 40 और 2 42 2 4 15 4 है 1925 रुपए। कुल कितने रुपए आ गए अपने पास है? 1925 रुपए। वापिस समझो, देखो क्या कह रहा है? एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय, कुल व्यय दे रखा है 5, मतलब इसके चारों तरफ अपन बाड़ लगाएंगे। एक 24 रुपए प्रति मीटर, 1 मीटर का 24 रुपया लगेगा, लेकिन अपने पास पैसा इतना ही है 5200, ये पूरे खर्च होने चाहिए। एक वर्ग मीटर में, चलिए 1 मीटर में 24 रुपए, तो अपने पास पहले निकालना होगा इसका कि कुल कितने मीटर ये परिधि है, ये एरिया कितना है, परिधि, वर्त की परिधि कितना है। तो वर्त की परिधि का मान निकालने के लिए वर्त की परिधि बराबर कुल व्यय बटा प्रति दर, कुल व्यय 52 80/24 और परिधि होती है 2 पाई आर। यहां से आर का मान निकाल लेते हैं। अब आपको इसमें पूछा कि परिधि का मान बताओ, तो परिधि बताओगे तो परिधि क्या हो जाएगी? वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर 2 गुणा 22/7 गुणा 35। तो ये क्या आ गया? 5 बार 2 गुणा 5 गुणा 22 कितना आएगा? 5 10 10 गुणा 12 22 220 मीटर। ये क्या आ गई? वर्त की परिधि आ गई, वर्त की परिधि 220 मीटर। पहले खेत की परिधि से आर का मान निकाल लिया, आर का मान 35 आया। अब अपने को ज्ञात करना है खेत का क्षेत्रफल। खेत का मतलब खेत को जोतने के लिए कितना भाग है इसके अंदर, इसका मान निकालना है। ये कितना है अपने पास है? पाई आर स्क्वायर, आर का मान 35 निकाला, इसको सोल्व किया 38 50 वर्ग मीटर, क्योंकि आपने क्या निकाला है? क्षेत्रफल निकाला है, और क्षेत्रफल निकालने तो हमेशा वर्ग मीटर है या वर्ग सेंटीमीटर लिख दो। तो इसका मान कितना है? 38 50 है वर्ग मीटर। ये पूरा क्षेत्रफल है। अब 1 वर्ग मीटर जुताई कराने का खर्च कितना है या व्यय कितना है? 0.50। तो इतने वर्ग मीटर 38 50 वर्ग मीटर का व्यय कितना हो जाएगा? गुणा कर दो। यहां से पॉइंट को उठाया तो पॉइंट के इस तरफ 2 अंक है, तो 1 का 2 बिंदु लगा दिया 100। 1 0 से 1 0 को हटा, 1 0 ये रहा, 1 0 ये, इसको भी काट दिया, 5 बचे यहां पर, और इस तरफ 385 को 5 से गुणा करो 19 से 25 रुपए। ये कितना आ गया?
इस पूरे का मतलब इस खेत का जुताई कराने के लिए कितने रुपए लगेंगे अपने 1925 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 नंबर क्वेश्चन दिया अपने को, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, 35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर देखो ये क्या है क्वेश्चन है, एक वर्ताकार घास का मैदान, ये कोई वर्ताकार घास का मैदान है ना, वर्त क्या कितनी होगी, ये इसका केंद्र है। उसकी त्रिज्या कितनी है 35 मीटर, ये मान 35 मीटर को दे दिया यहां पर। अब कह रहा है इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना है, चारों ओर, और यहां से कह रहा है ये 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग, मतलब इस प्रकार के आकृति और बन गया। 7 मीटर चौड़ा मार्ग, इस मार्ग की चौड़ाई कितनी है, प्रत्येक जगह 7 सभी चलो, लेकिन इसका केंद्र तो यही रहेगा। अगर ये वर्त नहीं होता, इस वर्त का बाहर वाला वर्त होता, तभी इसका केंद्र वो, और ये अंदर वाला वर्त है, उसका केंद्र भी वही है। लेकिन अंदर वाले वर्त की त्रिज्या क्या है 35 मीटर, तब इसको लिखेंगे अपने R2 त्रिज्या मान, ठीक है। अब यहां से ये कह रहा है बाहर चारों ओर ये मार्ग बना दिया, और अपने को कह रहा है इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना अपने को कितना आता है, मार्ग का क्षेत्रफल, और मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो यहां पर देखो बेटा ये आकृति किसकी बन रही है, सकेंद्रीय वर्तु की। किसकी आकृति बन रही है, सकेंद्रीय वर्तु की। और सकेंद्रीय वर्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करते हो क्या करते हैं, पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो यहां पर R2 तो अपने पास है, लेकिन R1 नहीं है, R1 तो लिखोगे, पहले इसमें लिखोगे 7 मीटर चौड़े मार्ग वाले वर्त की त्रिज्या, पहले यहां पर लिखो, हल लिखोगे, इसके लिए करना होगा आपको 7 मीटर चौड़े मार्ग वाले वर्त की त्रिज्या होगी 35 प्लस 7 कितनी होगी 42 मीटर। बाहर वाले वर्त की, यहां पर ये भी लिख सकते हो, बाहर वाले वर्त की त्रिज्या 35 प्लस 7 42 मीटर। अंदर वाले वर्त की त्रिज्या कितनी है R2, इसको R1 माना, R1 का मान कितना है 42 और R2 का मान है 35। अब अपने को ज्ञात करना है मार्ग का क्षेत्रफल, तो यहां पर लिखोगे मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बाहर वाले वर्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल।
अब वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर बाहर वाला है उसकी त्रिज्या को क्या लिखा है r1 का स्क्वायर माइनस अंदर वाले वर्ग को उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन त्रिज्या का मान हमने ले लिया क्या उसमें r2 का स्क्वायर। यहाँ से बेटा पाई कॉमन ले लिया दोनों में, r1 का स्क्वायर माइनस है r2 का स्क्वायर। उसमें देखो मैंने एक दिखाया था सेकेंडरी के लिए r1 का मान बड़ा होना चाहिए r2 से। इसका मतलब क्या था r1 का मान बड़ा होगा r2 से कब, जब वो वर्ग बड़ा होगा, बाहर वाला वर्ग है बड़ा है तो उसकी त्रिज्या को r1 कहेंगे और अंदर वाले वर्ग की त्रिज्या को r2 कहेंगे। अपने को इस मार्ग का चाहिए केवल, नहीं कि इस पूरे भाग का मार्ग का क्षेत्रफल चाहिए। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो यहाँ पर आप पहले बाहर वाले का मान निकालें, उसमें से अंदर वाले का मतलब है पहले पूरे का ज्ञात कर लिया, फिर इस भाग का ज्ञात कर लिया, ये भाग इसमें से घटा देंगे तो ये बीच का भाग इसका क्या निकलेगा आपका क्षेत्रफल निकलेगा, या फिर यहाँ से निकालो। अब देखो यहाँ पर आपने दो प्रकार से सोच पाई, यहाँ पर इसको मैं लिख दिया r1 प्लस r2 r1 माइनस r2। यहाँ पर बेटा एक सरल समीकरण बनती है आपकी जो क्या होती है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो, तब इसको लेते हैं x प्लस y और x माइनस y। या यहाँ पर r1 का स्क्वायर ज्ञात कर लो, क्योंकि r1 का मान 42 है, 42 का स्क्वायर आपको गुणा करके चेक करना होगा, 35 का स्क्वायर गुणा करके चेक करो, 42 में से 35 वाला आप घटाएंगे, जो मान आएगा उसको पाई के मान से गुणा करेंगे। तो क्या करोगे यहाँ पर 22/7, पाई का मान तो 22/7 होता है, r1 का मान है 42 प्लस 35 और 42 माइनस 35। अब यहाँ पर देखो 22/7 गुणा कोष्ठ घटाएंगे, गुणा कैसे आ जाएगा 42 और 7 कितने हो गए 77 गुणा 42 में से 35 के 7, तो इसका मान देखो कितना आ जाएगा 22 गुणा इसको काट दिया 7 से 77। अब 22 को 77 से गुणा करके लिख दो, जो भी मान आता है 9 4 9 6 1 16 94 मीटर स्क्वायर, 1694 मीटर स्क्वायर, या फिर कह सकते हो वर्ग मीटर। तो ये क्वेश्चन है आपका 8 नंबर था। एक बार वापस देख लो, एक वर्गाकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है और अपने को इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बाहर वाले वर्ग की त्रिज्या काउंट करेंगे, क्योंकि केंद्र यहाँ से तो मतलब ये 35 तो है ही, प्लस ये 7 और हो गया, तो टोटल इसकी त्रिज्या कितनी होगी 42। अंदर वाले की त्रिज्या 35, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर, पाई को मिल गया r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, r1 बड़ा है r2 से। यहाँ पर सरल समीकरण लगाई 22/7 42 प्लस 35 42 माइनस 7, 22/7 77 गुणा 7, 7 से 7 को काट दिया। अब यहाँ पर ये मतलब देना कि सर 7 से 7 इसको काटा है, तो 7 से ये भी तो कट रहा है, एक ही काटना है आपको, क्योंकि 7 नीचे एक बार ही है और दोनों संख्याएं गुणा में। तो 22 गुणा 77 1694 वर्ग मीटर या मीटर का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, इसे जो चौड़ा मार्ग है 7 मीटर उसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो से केंद्रीय वर्तुल द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
दो क्वेश्चन नंबर 9 है, दो सेकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। अब यहां पर इसने ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दिया है, उसमें लिख दिया इसने पाई आर स्क्वायर, बी दिया बेटा उसमें लिख दिया पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। थर्ड सी दिया है, उसमें इसने लिखा है पाई आर का स्क्वायर माइनस आर और डी दिया है, उसमें इसने लिख दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन दिए। अब अपने को इसमें केवल ये बताना है, आंसर यहां पर है इसका, ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। दो सेकेंडरी का मतलब ये होता है दूसरे की त्रिज्या, दो सेकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब सेकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल बताओ, और सेकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सेकेंद्रीय वर्तों का क्षेत्रफल बराबर पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। यहां पर इसमें देखो त्रिज्या का मान अलग अलग दे दिया, एक की त्रिज्या r कैपिटल आर बता रहा है, एक की स्मॉल आर बता रहा है, इसमें भी केवल कैपिटल आर। ऐसा नहीं, ऐसा सेकेंडरी वर्त होता है जिसकी त्रिज्या समान नहीं हो, मतलब इसकी त्रिज्या r मानो तो इसकी भी त्रिज्या r, ये तो नहीं, क्योंकि एक की त्रिज्या बड़ी है, एक की त्रिज्या छोटी है। इसमें पाई r का स्क्वायर, ये तो वर्त का क्षेत्रफल होता है, सेकेंडरी वर्त का नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत। सेकेंड है पाई r कोष्ठक में r प्लस r माइनस r, एक में स्मॉल r एक में कैपिटल r। तो यहां पर आप इसको कह सकते हो कि एक की त्रिज्या छोटे वाले की तो स्मॉल r मान लो, बड़े वाले की कैपिटल r। तब इसका फॉर्मूला अपने पास इसके अनुसार क्या हो जाएगा? पाई r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को और बोलोगे नहीं तो पाई r प्लस r और r माइनस r, ये एक सरल समीकरण के रूप में बन जाएगा, जो अपना ऑप्शन आ रहा है बी। ये हो नहीं सकता, अगर यहां पर स्क्वायर दे देता तब तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये भी मान हो सकता, लेकिन इसलिए यहां पर स्क्वायर ले दिया, तब ये मान भी आपका गलत है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन यहां से गलत होगा, क्योंकि ये आ गया। अगर ये भी नहीं आता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, तब ये कह सकते कि इनमें से कोई। तो यहां पर ध्यान रखना है सेकेंडरी वर्तुल का क्षेत्रफल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो सेकेंडरी वर्तुल की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, दो सेकेंडरी वर्तुल की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात है। देखो यहां पर क्या है, दो सेकेंडरी वर्तुल की त्रिज्या
अंश है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का मतलब है बेटा यहां पर एक छोटा वर्त है दूसरा बड़ा वर्त। छोटे वर्त की त्रिज्या 3 और बड़े वर्त की त्रिज्या 4। दोनों का केंद्र एक होने का ये क्या हो गए सकेंद्रीय वर्त। अब यहां पर है सकेंद्रीय इनसे परिबद्ध क्षेत्र का इनसे परिबद्ध का मतलब ये भाग होगा बिल्कुल जैसे बाहर जो बीच का रास्ता है उसका क्षेत्र क्या हो जाएगा। यहां पर लिखोगे सकेंद्रीय वर्तों का क्षेत्रफल पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r1 का मान है 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 + 3 4 माइनस है 3 22/7 गुणा 7 गुणा 1 7 से 7 को काट दिया कितना है 22 है वर्ग 22 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये थी आपकी 15.1 चैप्टर है उसके क्वेश्चन। इसके एक दो एग्जांपल भी हैं तो वो दोनों तीन एग्जांपल निकाल के देखना। एक तो पहिया वाला एग्जांपल है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आगे देखो इस पर समाना में और क्या है भाई वर्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लिया था आपने। क्या होता है वर्त का क्षेत्रफल है वर्त का क्षेत्रफल पाई r। इधर ध्यान दो भाई ये वर्त है इसका केंद्र O है। ये वर्त की परिधि होगी वर्त की परिधि ये वर्त का क्षेत्रफल वाला हो गया। अब यहां पर है वर्त के अंदर त्रिज्या का मान क्या होता है समान। यहां से यहां एक ये वर्त की त्रिज्या होगी। अब वर्त के अंदर कह सकते हो कि त्रिज्या तो समान होती है बिल्कुल होती है। ये त्रिज्या है तो ये भी तो एक वर्त की त्रिज्या ही है। इसको a बोला इसको b। यहां पर देखो a से o बराबर है b से o ये क्या है वर्त की त्रिज्या और इसको r से वर्त की त्रिज्या इसको r से दोनों बराबर है। a o और a o से b दोनों बराबर है। अब जब ये दो त्रिज्याएं आपने खींच दी है तो इन दो त्रिज्याओं के बीच का कोई कोण भी बनता है। ये क्या बनता है यहां पर कोई कोण बनता है इसको बोलते हैं थीटा। कोण है वहां से थीटा। अब ये देखो बेटा यहां से a o b और वापिस a के पास आना एक ये भाग हो गया ये इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड त्रिभुजाकृति। हालांकि ये आकृति होती है और इसको बोलते हैं चाप। इसको क्या बोलते हैं a से b ये क्या कहलाता है चाप। और ये है लघु त्रिज्य खंड पूरा ये लघु त्रिज्य खंड। ऊपर वाला बचा हुआ भाग ये क्या हो गया ये है दीर्घ त्रिज्य दीर्घ त्रिज्य खंड। ये लघु त्रिज्य खंड ये दीर्घ त्रिज्य खंड दोनों को जोड़ते हैं एक वर्त की आकृति मिलती है वर्त ठीक है। तो आपको अब निकालना है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है लघु त्रिज्य खंड का। तो देखो इसके बाद में टॉपिक चलता अपना यहां पर लिखोगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। ये यहां पर है ध्यान रखना आपको
लघु त्रिज्यखंड का इस भाग का क्षेत्रफल है केवल बेटा, इस भाग इतने का मान लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। थीटा मतलब यहां पर कोण का मान देगा, कोण का मान 60, 45, 30, 90 जो भी मान दे वो रखना है। आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या दोनों में समान होगी, ये 7 सेंटीमीटर ये भी 7 सेंटीमीटर। पाई का मान आप जानते हो, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। अब आपसे पूछ दिया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो यहां पर लिखोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करोगे? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें से, जैसे ये एक वर्ग है, इसमें से इस अपने को पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है ध्यान में, और अपने को इसका भी क्षेत्रफल, इस भाग का भी क्षेत्रफल ध्यान में है, तो वर्ग में से ये भाग हटा देंगे तो ये ऊपर वाले भाग का तो क्षेत्रफल आएगा अपने पास। तो यहां पर क्या लिखोगे? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु का पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यहां से सरल करो, पाई आर कॉमन आ रहा है, बचा क्या? 1 माइनस थीटा बटा 360। इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा 360। तो या तो आपने यहां से सीधा जैसे वर्ग का क्षेत्रफल लिखा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखा, वर्ग में से इसका घटाया मान आया जो ट्यूशन करेंगे और समझ आ जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर। वर्ग का ध्यान होना चाहिए इसमें। सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहां पर आकृति में आप देखो, लघु का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब है बड़ा। तो एक तो बड़े भाग का क्षेत्रफल है, एक छोटे भाग का क्षेत्रफल। इस वर्ग को दो भागों में इसने बांट दिया, तो ये है लघु त्रिज्यखंड। त्रिभुज जैसी आकृति दिखाई दे रही है, देखो ये लघु त्रिज्यखंड है और एक दीर्घ त्रिज्यखंड, दोनों समझ गए होंगे आप। तो इनका क्षेत्रफल ध्यान में रखना है। एक का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, एक का होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। नेक्स्ट देखो, एक होता है इसमें चाप की लंबाई, जो बेटा ये चाप है ए से बी चाप, ये इतनी यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, ये इस लाइन की लंबाई पूछ रहा है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई और देखो क्या होती है? नंबर 3, चाप की लंबाई, लंबाई को ऐसे लिखते हैं बराबर, ये होती है पाई आर थीटा बटा 180। पाई आर थीटा बटा 100। आर का मतलब है त्रिज्या, त्रिज्या यही होगी। थीटा यहां पर जो देगा, इस तरफ वाला थीटा अलग है और ये थीटा अलग है। यहां पर केंद्र पर कुल कोण कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री। तो यहां पर चाप की लंबाई के लिए क्या हो जाएगा? पाई आर थीटा बटा 180। ये यहां पर कई बार क्या होता है कि जब आपको चाप की लंबाई दी गई हो तब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई L का मान जब आपको दिया गया हो तब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा L गुणा R। ये लघु त्रिज्यखंड का, इसके साथ में ही याद रखना है। 4 नंबर लघु त्रिज्यखंड के दो फॉर्मूले में जब चाप की लंबाई दी गई हो तब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 L
आर, एल का मान रख दिया, आर त्रिज्या होती है। एक होता है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जब आपको त्रिज्या दी गई हो, थीटा का मान दिया गया हो, तब इसका मान निकालना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो लघु त्रिज्या खंड के दो फॉर्मूले हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वर्त का क्षेत्रफल माइनस है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई अगर आपको निकालनी है तो पाई आर थीटा बटा 180। नेक्स्ट इसके बाद में वर्तखंड। वर्तखंड पहले पढ़ रहे थे अपने त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। अब है वर्तखंड। ये कोई वर्तखंड का, इसका केंद्र O है और इस पर ये त्रिज्या है, एक ये त्रिज्या है। इस भाग को आपने बोला था लघु त्रिज्या खंड पूरा, और इसको क्या बोला था आपने, दीर्घ त्रिज्या खंड। आप दोनों त्रिज्याओं के जो बिंदु हैं परिधि पर स्थित, उनको मैंने एक रेखा के द्वारा मिला दिया। या फिर आप ऐसे समझो, ये है लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड ये है दीर्घ वर्तखंड, ये केंद्र था वो। अब त्रिज्या तो वर्त में कहीं पर भी हो सकती है। ये छोटा भाग है, इसको बोलते हैं लघु वर्तखंड, छोटा वर्तखंड। अब वर्त के जैसे चाप के ये भाग है, एक है बेटा ये भाग, इनका क्षेत्रफल निकालते हो। तो इनका क्षेत्रफल निकालते हो तो पहला 4 थे ना, वो पे 5वां नंबर है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 360 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये तो किसका फॉर्मूला था अपने पास है, लघु त्रिज्या खंड का था। तो लघु त्रिज्या खंड में से ये भाग और घटा दें तो किसका मान आ जाएगा, लघु वर्तखंड। वर्तखंड अलग होता है, त्रिज्या खंड अलग होता है, दोनों को ध्यान में रखना। उसके बाद में है दीर्घ त्रिज्या वर्तखंड, सॉरी दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। क्या करोगे, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या करोगे, वर्त का क्षेत्रफल माइनस है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखोगे, वर्त का क्षेत्रफल माइनस है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है वर्त का, पाई आर स्क्वायर माइनस, यहां पर माइनस का चिन्ह है, लघु वर्तखंड का देखो यहां पर ये पूरा लिखना है आपको, और इस पूरे को लिखोगे तो पहले कॉस्ट में लिखोगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये अपने पास है लघु वर्तखंड का और ये दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर जैसे कई बार आ जाता है त्रिज्या इस प्रकार से ये बता दी, तो इसमें इस बार आपसे पूछे लघु वर्तखंड का, लघु वर्तखंड का मतलब आप इतने भाग का एक क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऐसा नहीं ये चित्र इस प्रकार से आ गया तो आप लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, तो इस पूरे भाग इसका भी निकाल लो और साथ में इसका निकाल, इसका निकालने मतलब ये आप किसका निकाल रहे हो, पूरे एक त्रिज्या खंड का, जो कौन सा होता है, लघु त्रिज्या खंड होता है। तो ये अपने पास 4-5 फॉर्मूले और हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में आगे रखना है, जो नेक्स्ट प्रश्न माला आएगी बोर्ड में लगभग जो आज मैंने बताया है इन्हीं में से क्वेश्चन है, मान देता है इन्हीं फॉर्मूले में से कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे, चाहे तो लघु वर्तखंड का पूछो, चाहे दीर्घ वर्तखंड का पूछो, या फिर लघु त्रिज्या खंड का, या फिर दीर्घ त्रिज्या खंड का, या चाप की लंबाई पूछ देता है कई बार। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, नहीं समझ पाए तो आप
बताना मेरे को, मैं वापस से पुनः रिपीट कर दूंगा। धन्यवाद।